सॉरी, थोड़ी सी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हो गई थी। टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ अभी सॉल्व हो गई हैं। ओके, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें पॉइंट फाइंड करना है कि यार ये पॉइंट किधर है, चार्ज की किस चार्ज की तरफ है, इधर है, सेंटर में है, लेफ़्ट पे है। तो हमें पता चला कि लेफ़्ट पे क्यों है, क्योंकि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर चार्ज है, ये वाला -2.50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। ये जो है भले माइनस है लेकिन मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है 6 वाले से, तो ये इसकी तरफ है पॉइंट। सही है। अब हमें जो है फाइंड करना है या तो डिस्टेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, या इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच में। तो ये पॉइंट यहाँ पे पड़ा है और ये हमारा चार्ज है ना, तो सपोज़ ये हमारा चार्ज है, यहाँ पे हमारा वो पॉइंट पड़ा हुआ है। तो अब इस चार्ज 1 और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है d। ये जो छोटा सा डिस्टेंस है इतना, इस डिस्टेंस को मैंने कह दिया d। और जो ये चार्ज है यहाँ पे, जो चार्ज 2 पड़ा हुआ है, इस चार्ज के और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, d+1। ये +1 हमें कैसे पता लगा, हमें पता है कि ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये 1 मीटर के इक्वल है, और हमें इसके साथ ये छोटा सा डिस्टेंस भी ऐड करना पड़ेगा। तो d+1 टोटल ये डिस्टेंस है इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में, d+1। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स दोनों की फाइंड करनी है और उनको कंपेयर करके हमें डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस के इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है, इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है। ठीक है, हमारे पास 2 डिस्टेंस आएंगे लास्ट में, उसमें से हम पॉजिटिव वाला लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, तो हम पॉजिटिव वाला डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। अब ये जो है ना, ये इस चार्ज के लिए हो गई, Q1 के लिए। Q1 के लिए हमने Q1 लिया r², तो r² की जगह देखिए मैंने d लगा दिया, d। क्यों, क्योंकि ये जो r होता है ये बेसिकली सेपरेशन डिस्टेंस होता है, कि द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस चार्ज इज़ नोन एज r। तो r की जगह मैंने d कंसिडर किया, तो मैंने r की जगह यहाँ पे d डाल दिया, सिंपल। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी r गिवन नहीं है। इसी तरह अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, या इसकी ये 6 कूलम चार्ज वाले की, तो इसके लिए हमने d+1 कंसिडर किया है। आप इसको r+1 भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको पता हो कि ये जो d या r है ये डिस्टेंस है। इन दोनों को देखो हमने इक्वलाइज़ किया, इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आंसर आ रहा है, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 5.4 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मैंने दोनों साइड पे, तो d+1 मल्टीप्लाई बाय 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ आ गया, और 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ को d के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमें चाहिए d+1, हमें चाहिए d+1। तो इसको अलग करने के लिए मैंने इसको दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया, तो d+1 अकेला रह गया। देखो, अब d+1 के लिए फर्दर सॉल्व करना है, तो अंडर रूट ले लिया, और इसको डिवाइड करके मेरे पास आया 2.40 d²। ये आप सोल्यूशन मैनुअल में भी दे सकते हो, डी डायरेक्ट उन्होंने लिखा हुआ है 2.40 d²। तो ये कहाँ से आया, ये इस तरह आया, 5.4 डिवाइड बाई 2.2। अब अंडर रूट तो दोनों साइडों पे लिया है, तो अंडर रूट 2.4 d², d+1 अंडर रूट 2.40 d², d इज इक्वल टू 2.4 d² -1, ये माइनस उधर चला गया, और इसको फर्दर कैलकुलेट करके मेरे पास आ गया 1.82। और ये इसमें अब हमने पॉजिटिव वाला d क्यों कंसिडर किया, क्योंकि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, तो हमने पॉजिटिव वाला सिर्फ उठा लिया। सही है, इसका आप सोल्यूशन फिर फर्दर देख भी सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन बेसिकली 12 सारा। अब अगर हम क्वेश्चन 13 की बात करें, तो क्वेश्चन 13 में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मांगी है। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट बैलेंसेस द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड बैलेंस कर रहा है वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को।
तो हमें पूछ रहे हैं ये कितना मैग्नीट्यूड है जो कि बैलेंस कर रहा है वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ये पार्ट ए में। पार्ट बी में फिर सेम लेकिन प्रोटॉन के लिए, ठीक है। तो अब ये एक ऐसा सवाल है ना कि जिसमें आई थिंक सो जनरल एक फार्मूला बनेगा, क्यों? क्योंकि वैल्यूज़ नहीं गिवन। तो जब भी हमारे पास वेट इन्वॉल्व होता है ना, वेट, तो हम फिर क्या करते हैं हम, अच्छा अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और ई इज़ इक्वल टू एफ क्यू। ये कहाँ से आया? ये ऐसे आया कि हमें पता है फोर्स इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय चार्ज। ये बेसिक वो है बाय डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है ना उसकी बाय डेफिनेशन हमारे पास ये फार्मूला बनता है कि सपोज़ एक फील्ड है, उसमें मैंने एक चार्ज को लाया, अब इस चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी इस चार्ज की वजह से, तो फोर्स अप्लाइड ऑन अ चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो E इज़ इक्वल टू एफ क्यू, बल्कि गलत हो गया मैं, E इज़ इक्वल टू एफ क्यू और F इज़ इक्वल टू ई क्यू, ठीक है। हाँ ये ठीक है, ओके। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब हमें पता है कि यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स हम कौन सी यूज़ करेंगे? एफ जी यूज़ करेंगे। क्यों? जो हमें पता है कि एफ जी इज़ इक्वल टू, अच्छा एफ जी हमने पहली बात क्यों ली है, हमने एफ ई क्यों नहीं ली, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों नहीं ली? इलेक्ट्रिक फोर्स इसलिए नहीं ली क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें वेट मेंशन है। तो जब भी वेट मेंशन होता है तो हमें पता है वेट डाउनवर्ड की जगह डाउनवर्ड वो कर रहा होता है ना, एक्सर्ट हो रहा होता है। और एफ जी इज़ इक्वल टू एम ए, ये फिज़िक्स का फार्मूला है कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है ना वो प्रोडक्ट है एम जी का। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ एम जी डिवाइडेड बाय क्यू। अब ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन जिससे हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके लिए? प्रोटॉन के लिए भी, इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर प्रोटॉन के लिए फाइंड करनी है तो यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज और प्रोटॉन का मास, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करनी है तो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो अगर आप ये सोल्यूशन अब देखो, इस सोल्यूशन में हमने ये देखो ये फार्मूला यूज़ किया और सिंपल वैल्यूज़ पुट किए। वैल्यूज़ कैसे हमने पुट किए हैं? वैल्यूज़ ऐसे हमने पुट किए हैं कि अगर पहले मैं इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई बाई जी जो कि है 9.8 डिवाइडेड बाय 4 जो कि है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19। इसी तरह प्रोटॉन के लिए 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 9.8, सॉरी गलत हो गया, ये है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19। अच्छा, अब इस केस में देखो ये मास ऑफ प्रोटॉन है, इस केस में ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले मैंने डाला और फिर चार्ज ऑफ प्रोटॉन पार्ट बी में। क्यों? क्योंकि हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड कर रहे हैं और फिर प्रोटॉन के लिए फाइंड कर रहे हैं। बेसिकली आपको ये पता हो कि ये इक्वेशन कैसे निकाली है ना, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए फाइंड करना इजी है रिलेटिवली। तो इससे हमारे बेसिकली आंसर्स आ जाएंगे। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हमें पता है कि इस केस में ना हम सिर्फ वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन ओरिजिनली गिवन था कि जो फोर्स है वो नीचे अप्लाई हो रही है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें समझ आ गई सिर्फ वाई एक्सिस में है, सही है। तो हम क्या लेंगे और किस डायरेक्शन में, प्लस वाई, किस तरफ पॉइंट करिए, प्लस वाई को, और जो एफ जी है वो पॉइंट करिए माइनस वाई को। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी दोनों के लिए प्लस जे वेक्टर। क्यों? क्योंकि हम वाई को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस जे के साथ ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं इसके साथ बस लगा दो जे यूनिट वेक्टर, इसके साथ भी लगा दो जे यूनिट वेक्टर। बाकी आप सोल्यूशन मैनुअल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब अगर क्वेश्चन 14 के लिए करें, तो जो क्वेश्चन 14 है थ्री चार्ज पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कहता है कि 3 पार्टिकल हैं, वो पड़े हुए हैं किधर, इधर, सही है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजिशन ऑफ द 2 चार्ज ड्यू टू 7 एंड -4 चार्जेस। ओके, तो पहले तो इसका फिगर मैं बना लूँ। ओके, हमारे पास फिगर है 7 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इनके बीच में डिस्टेंसेस हैं 0.50 मीटर, 60 डिग्रीज, और हाँ बस। और हमें कह रहे हैं आप किस पे फाइंड करो, आप फाइंड करो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कह रहे हैं आप 2 पे फाइंड करो, 7 और -4 की वजह से। तो जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, तो जो एरोज जैसे मैंने पहले बताया था, एरोज भी बनाएंगे इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट है प्लस का, ये सिर्फ एक माइनस है और ये भी प्लस है। तो प्लस है तो नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो एरो नेगेटिव की तरफ। फिर यहाँ पे एक पड़ा हुआ है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अब ओके हमें फाइंड इस पे करना है। तो हमें देखना है कि ये वाला जो चार्ज है ना, ये इस पर क्या लगा रहा है, तो ये इस पर इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये डायग्राम बन गई। अब अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन को उठाऊँ ना ऐसे, तो मुझे समझ आई कि ये जो वेक्टर है ये पहला वाला, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये जो वेक्टर है ये फर्स्ट सेकंड, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जो दूसरा वेक्टर है वो है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब अगर वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स को हमें पता है कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होता है। अगर हम अब इन दोनों को कंपोनेंट्स में ब्रेक करें तो ये वाला जो वेक्टर है इसका तो सिर्फ y है ना, इसका x नहीं है, तो इसका x हमें समझ आ गई ऑटोमेटिकली क्या होगा, 0 होगा। तो इसका हमें सिर्फ y चाहिए। इसी तरह ये जो दूसरा है, हाँ अब इसका x और y होगा, तो ये दूसरे का x भी है, दूसरे का y भी है। और हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में x जो होता है वो होता है प्लस, ये x प्लस सॉरी x होता है माइनस, और y भी क्या होता है माइनस। तो x और y दोनों माइनस होंगे। तो दूसरे वेक्टर का जो है ये इस वेक्टर का, इसका x भी नेगेटिव होगा, y भी, और ये जो वेक्टर है इसमें सिर्फ y है, और वो y जो है वो है पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी, फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी, फिर
जो भी आएगा आंसर उसको एक्स वाई में डिवाइड करना है, इसके भी आंसर को एक्स वाई पे डिवाइड करना है। फिर एक्स और एक्स को प्लस करो, वाई और वाई को प्लस करो, तो इसके लिए आ जाएगी, इस पॉइंट के लिए। समझ आई? ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम किसके लिए करते हैं? पहले या इसके लिए कर लो या इसके लिए कर लो, पहले 7 वाले के लिए कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के लिए, चलो इसको 1 मैं कह रहा हूँ, सही है? 1 2 और ये हो गया 3। तो अगर मैं पहले 1 के लिए कर रहा हूँ तो के क्यू आर स्क्वायर, के हमारे पास हमें पता है, क्यू हमारे पास है जी 7 माइक्रोकूलम, आर स्क्वायर हमारे पास है 0.50, 0.5, तो 0.50 का स्क्वायर, इससे जो भी आंसर आया। इसी तरह आप दूसरे के लिए करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे के लिए के क्यू टू आर स्क्वायर, तो जो के है वो है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई करो क्यू के साथ, क्यू हमारे पास क्या है दूसरा -4, तो ये आ गया। अच्छा, अब इसको हम मॉडुलस में लेते हैं, तो मॉडुलस मतलब पॉजिटिव लोगे, ये आ गया, डिवाइड करो आर के स्क्वायर के साथ, इससे हमारा आ गया आंसर, इससे भी हमारा जो भी आंसर आया। अब इसके आंसर को हम डिवाइड करेंगे एक्स और वाई में, इसके आंसर को हम डिवाइड करेंगे एक्स और वाई में, ठीक है? अब इसका आंसर मैं देखता हूँ क्या है पहली वाले का। उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन बेसिकली जो भी आंसर आएगा ना उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे cos 60 के साथ। लेकिन हमें पता है कि ये जो वेक्टर है इस वाला, ये देखो इस वाला, ये तो ज़ीरो है ना, इसका x तो ज़ीरो है, इसमें सिर्फ y कॉम्पोनेंट, सॉरी इसका y ज़ीरो है, इसमें सिर्फ x कॉम्पोनेंट है, मैं उस वक्त से गलत बोल रहा हूँ। इसका x एग्जिस्ट करता है, y इसका ज़ीरो है, तो इसका x सिर्फ होगा, y को मैंने ऑटोमेटिकली ज़ीरो ले लिया। और इसका जो आंसर आया ना उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम cos 60 के साथ, और इसके भी मल्टीप्लाई करेंगे sin 60 के साथ। लेकिन हमने पीछे देखा था कि ये चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका एक्स वाई दोनों नेगेटिव होंगे, तो इसको भी नेगेटिव ले लो, इसको भी नेगेटिव ले लो, तो जो भी आंसर आए ना उसके साथ नेगेटिव लगा दो, जो भी आंसर इसका भी आए उसके साथ नेगेटिव लगा दो। अब इस x को इसके x के साथ और इस y को इसके y के साथ, तो हमारा पास आंसर आ जाएगा एक्स वाई में, ठीक है? जब हम x और x को प्लस करें और y को प्लस करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस पे? इस पॉइंट पे, ये 2 वाले पे, सही है? ओके, अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं, ये क्वेश्चन 16, अब क्वेश्चन 16 जो है वो कहता है कि 2 माइक्रोकूलम के चार्जेस हैं आर लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस, कहता है 2 ये चार्जेस आर लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस, एक हमारे पास लोकेट है यहाँ पे 1 मीटर पे, दूसरा हमारे पास लोकेटेड है -1 मीटर पे, ये भी ये है, ये भी ये है।
फिर क्वेश्चन 16 कहता है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट वाई इज इक्वल टू 0.50। फिर हमें कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कि जब वाई हमारे पास हो दिस, और हाँ पहले इसके लिए हम करते हैं। तो हमें पता है कि अगर हमें इस पॉइंट पे फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें अगेन इसके लिए फाइंड करनी होगी, इसके लिए फाइंड करनी होगी, इसके x को x के साथ प्लस करना होगा, इसके y को y के साथ प्लस करना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है ना, हमें अब इस पॉइंट पे फाइंड करना है। तो पहले तो हम बना लेते हैं एरोज। हमारे पास दो बन गए रेक्टेंगल्स, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये भी पॉजिटिव है। ये इस पर ऐसे लगाएगा फील्ड, ये भी पॉजिटिव है, ये इस पर लगाएगा ऐसे फील्ड, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो डिस्टेंस है ये है -1 मीटर, ये जो डिस्टेंस है ये है 1 मीटर, और जो y का डिस्टेंस है ना y का, वो है 0.50 मीटर। तो r हमारे पास अननोन है। हमारे पास फॉर्मूला होता है ना a इज इक्वल टू के क्यू का आर स्क्वायर। तो अब दोनों के लिए हमें r चाहिए होगा। अगर सपोज मैं E1 के लिए कर रहा हूँ, इसको E1 कह दो, इसको 2 कह दो, 0.2, ठीक है। तो अगर मैं E1 के लिए कर रहा हूँ तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई क्यू, तो अब क्यू हमारे पास पहला ये है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 आर। अब आर हम डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे, आर हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास x है, हमारे पास y है, लेकिन हमें ये चाहिए, ये हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो अब हाइपोटेन्यूज के लिए हमें पता है, हम फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो x हमारे पास था -1, y हमारे पास था 0.50, तो इससे हमारे पास क्या आता है 0.25, तो 1.25। तो अब r का स्क्वायर हमारे पास क्या है 1.25, तो अब इस r के स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा 1.25। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 डिवाइड बाय 1.25 मीटर। अब इससे हमारे पास E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब E2 के लिए अगर करें के क्यू आर स्क्वायर, तो अब अगेन ये तो सेम है। Q2 जो है वो है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 कूलम। आर अब हमारे पास सेम होगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन अगर मैं इसके लिए आर स्क्वायर निकालता हूँ, इस चार्ज के लिए E2 के लिए, तो अगेन मुझे x वही 1 मीटर लेना है, स्क्वायर रूट में 1 जो है यही आएगा ना सेम, और y भी मुझे सेम ही लेना है, तो इसके लिए भी यही आएगा मेरे पास। तो अगेन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सेम, जो कि इसकी थी। अब फाइंड करूँगा E2 के लिए x और y कंपोनेंट, और E1 के लिए x और y कंपोनेंट। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे। तो मेरे पास इस तरह के एरोज बन रहे थे ना दो। तो देखो, ये वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाला है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका x भी पॉजिटिव है, इसका y भी पॉजिटिव है। और ये जो है ना, ये वाला दूसरा वाला वेक्टर, इसका x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। तो इसका x नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसमें दोनों का x y भी पॉजिटिव है, और इसमें नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। सही हो गया। अब मसला ये है हमारे पास, हम करते हैं E2x के लिए, E2x इज इक्वल टू E2 cos ऑफ थीटा, E1 इज इक्वल टू E1x इक्वल टू E1 cos ऑफ थीटा। सही है। तो
E2 हमारे पास जो भी आया, मैं चेक कर लूँ क्या आया था। अच्छा, दूसरी बात, इसमें ना x कंपोनेंट 0 है दोनों का। वो क्यों 0 है मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है ना। अब इसका x प्लस है, इसका x माइनस है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे। दोनों वेक्टर्स के लिए सिर्फ y ही होगा, दोनों वेक्टर्स के लिए सिर्फ y होगा। देखो प्लस x और माइनस x एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो दोनों के लिए सिर्फ y ही होगा। तो x इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, ठीक हो गया। तो इसका y सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है, साइन थीटा E2 E1 y E1 साइन थीटा। समझ आई? ओके, अब जो है, अब क्या करें। अब हमें पता है ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये वैल्यूज सारी सेम है ना, यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी और यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी वो सब सेम ही है, तो ये भी सेम ही आंसर आएगा, इसका भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मतलब इसका y भी सेम है और इसका y भी सेम है, और इसका x भी सेम है, इसका x भी सेम है, जो कि 0 था, हमने देख लिया ना। और इसका y और y सेम है, तो हमें पता है जब दो चीज़ें सेम है तो हम 2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते दोनों के साथ। तो अगर मैं लिख दूँ 2 EY, सही है। यानी जो भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आई ना, अब इसको मैं न्यूमेरिकली कैलकुलेट नहीं कर रहा, लेकिन इसकी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसके 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ गया। x और x तो 0 है, तो सिर्फ y है, दोनों के y सेम है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका और इसका दोनों सेम है ना, तो बस 2 मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बाकी आप आंसर सोल्यूशन मैनुअल में देख लो, लेकिन मैंने क्वेश्चन सारा समझा दिया और पीछे क्या लॉजिक है सारा। ऑलराइट।